राष्ट्र चेतना को जागृत करने वाला, भारतीयता का एहसास कराने वाला आयोजन होता है। और उसी आयोजन के क्रम में आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर जो संगोष्ठी रखी गई कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना विकसित भारत की आधारशिला है। हम सब जानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवासियों को एक संकल्प दिया। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक देश के सामने एक बड़ा लक्ष्य दिया, उसके अनुरूप प्रयास हुए। एक अभिभावक के रूप में एक परिवार का अभिभावक भी यही करता है कि अगर उसके 4 बच्चे हैं, जो मजबूत है उसको तो प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन जो विकास की इस प्रक्रिया में थोड़ा कमजोर हो जाता है उसको संबल प्रदान करते हैं, एक सहारा देते हैं, जिससे वह भी उसके समकक्ष आ सके और फिर आगे बढ़ सके। इस देश के पूर्वोत्तर के क्षेत्र, याद करिए 2014 में जब देश की सत्ता प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में आई थी, उस समय देश की स्थिति क्या थी? देश के अंदर लगभग 117 से 120 जनपद ऐसे थे जो नक्सलवाद या माओवाद से प्रभावित थे। कश्मीर पूरी तरह अलगाववाद की चपेट में था। पूर्वोत्तर के भारत में अराजकता चरम पर थी। देश के अंदर अविश्वास का वातावरण था। लोगों में सरकार के प्रति एक अविश्वास का वातावरण था। बड़े बड़े जन आंदोलन चल रहे थे। लेकिन 2017 में आने के बाद जब उन्होंने एक विजन दिया, देश को एक दृष्टि दी, और पहली बार उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार देश में जाकर के किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र या किसी भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि भारत के सभी लोगों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, इन सब के लिए समान रूप से कार्य करेगी। और ये समान रूप से हर तबके के लोगों को योजनाओं में बराबर का हकदार, विकास की योजनाओं में बराबर का अधिकार देने का उनका संकल्प, यही जो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से हट करके प्रत्येक भारतीय के लिए बना, वही एक भारत श्रेष्ठ भारत की आधारशिला बने, जिसमें जाति और मत नहीं, मजहब नहीं, क्षेत्र और भाषा नहीं, बल्कि कश्मीर हो या कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश हो या फिर द्वारिकापुरी, इन सभी देश के सभी नागरिकों के साथ हम भारत की जब बात करेंगे तो भारत के 140 करोड़ लोगों की बात करेंगे और 140 करोड़ लोगों के हित के लिए योजना बनाएंगे। और जब 140 करोड़ लोगों की बात होनी प्रारंभ हुई तो इसमें जो लोग पिछड़ गए थे, जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्वोत्तर के विकास के लिए, जिस पूर्वोत्तर के विकास में लोगों को लगता था कि हमारी उपेक्षा हो रही है, वहां पर अनिवार्य कर दिया गया कि केंद्रीय मंत्री हर 15 दिन में एक बार वहां जाके कैंप करेंगे
सीनियर अधिकारी वहां जाकर के कैंप करेंगे, लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, उस बजट का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस बात को देखेंगे। और जहां एक तरफ योजनाओं का लाभ, दूसरी ओर विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, और तीसरी ओर एक दूसरे को जोड़ने का अभिनव प्रयास कि अरुणाचल प्रदेश को किसी अन्य राज्य के साथ जोड़ना है। ये दोनों राज्य आपस में सहमति बना करके एक दूसरे के यहाँ सांस्कृतिक दलों को भेजेंगे, एक दूसरे के यहाँ किसी सरकारी आयोजन में एक दूसरे के यहाँ अपनी फोर्स को भेजेंगे, एक दूसरे के यहाँ अपने युवाओं को भेजेंगे, एक दूसरे के यहाँ अपने मीडिया के लोगों प्रतिनिधियों को भेजेंगे, एक दूसरे के यहाँ अपने समाज से जुड़े हुए अन्य लोगों को भेजने का कार्य करेंगे, जिससे हमें भारत को समझने में मदद मिलेगी। और पूरे देश के लिए इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने बनाई, उसका परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिला। आपने देखा होगा 2022 यह देश की आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष था। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाए पूरी भव्यता के साथ, और भव्यता के साथ मनाने के दौरान मुख्य महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक संकल्प दिया, पंचप्रण का वह संकल्प। पंचप्रण का संकल्प कहां से शुरू होता है? उन्होंने कहा सबसे पहली बात, हर भारत के नागरिक के मन में एक भाव आना चाहिए। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत कोई जाति मत मजहब नहीं, भारत 140 करोड़ लोगों की एक आवाज बननी चाहिए। ये 140 करोड़ लोगों के मन में एक भाव आना चाहिए। वह भाव आना चाहिए, हमारा देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, अभी हमने 75 वर्ष अपनी आजादी के मनाए हैं, लेकिन जब ये देश 25 वर्ष के बाद अपना 100 वर्ष पूरा करेगा आजादी का, तब हमारे मन में एक भाव आना चाहिए कि हमें एक विकसित भारत का निर्माण करना है। क्या करना है? एक विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत के निर्माण के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले जो गुलामी के अंश हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, भारतीयता पर गौरव की अनुभूति करनी पड़ेगी। आप याद करिए, देश की आजादी की लड़ाई में तब तक ये लड़ाई मजबूत नहीं हो पाई जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस लड़ाई में स्वदेशी का मंत्र फूंका, तो लड़ाई तेजी के साथ आगे बढ़ गई। गांव गांव, शहर शहर, युवा हो या नौजवान, अधेड़ हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, सभी लोग आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगुवाई में आगे बढ़ चले। गुलामी के अंशों को समाप्त करना, और तीसरा, एक तरफ गुलामी के अंशों को समाप्त करना है तो दूसरी ओर अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करना। विरासत पर, अपने पूर्वजों की परंपरा पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं। दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। जिस भारत के बारे में दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक महाभारत में इस प्रकार की व्याख्या की गई हो, इस प्रकार का उल्लेख किया गया हो, उस भारत में जन्म लेना हम सबके लिए गौरवशाली होना चाहिए। और हर भारतवासी को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि दुनिया को सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में ऋग्वेद हमने दिया, हमारे पूर्वजों ने दिया, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया। दुनिया के अंदर विकास की अवधारणा क्या होनी चाहिए, यह भारत ने दिया। इस पर हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हमें अपने तीर्थों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये तीर्थ वास्तव में जिन्हें हम धर्मस्थल कहते हैं, ये केवल धर्मस्थल नहीं है,
सामान्य भौतिक चक्षु से अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए वो एक धार्मिक स्थल हो सकता है, लेकिन अगर आप विराट दृष्टिकोण से उसको देखने का प्रयास करेंगे, ज्ञान चक्षु खोल करके अगर आप उसको देखने का अवलोकन करेंगे, तो आपको लगेगा कि केवल ये मंदिर नहीं है, ये धाम नहीं है, बल्कि यह तो भारत की एकात्मता का आधार भी है। पूरा भारत इन मंदिरों में आता है, यहाँ से प्रेरणा प्राप्त करता है, यहाँ से प्रकाश प्राप्त करता है, एक नई दिशा प्राप्त करता है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो बद्रीनाथ और केदारनाथ का दर्शन नहीं करना चाहता होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा जो जीवन में एक बार गंगा स्नान करने की इच्छा न रखता होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करने की अभिलाषा न रखता हो? कौन ऐसा भारतीय होगा अगर वह राजनीतिक संकीर्णता के किसी दायरे में कैद होकर के नहीं है, तो जिसको अयोध्या में भगवान राम की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न होती हो, जिसको भगवान श्री कृष्ण की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न होती हो। और मुझे लगता है हर भारतीय को करना चाहिए। कौन ऐसा भारतीय होगा जो देश के आजादी के नायकों के प्रति सम्मान का भाव न रखता हो? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सरदार भगत सिंह हो, अस्फाउल्लाह खां हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, ठाकुर रोशन सिंह हो, कौन नहीं इन पर गौरव की अनुभूति करता है? हर भारतीय करता है ये विरासत का सम्मान। लेकिन चौथा है नागरिकों के साथ समान व्यवहार। हर नागरिक के साथ एक समान व्यवहार भी होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर, अमीर और गरीब के नाम पर, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ न हो। और पांचवा है नागरिक कर्तव्य। हर नागरिक का अपना एक कर्तव्य होना चाहिए। क्या कर्तव्य होना चाहिए? मैं जीऊंगा तो मातृभूमि के लिए जीऊंगा, कुछ कार्य करूंगा तो मातृभूमि को ध्यान में रख करके कार्य करूंगा, देश के हित को ध्यान में रखकर करूंगा। और जिस दिन 140 करोड़ लोगों के मन में एक भाव आ जाएगा कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट, देश प्रथम का यह भाव जिस दिन 140 करोड़ लोगों के मन में आ जाएगा, उस दिन भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और आज की ये संगोष्ठी उसी नागरिक कर्तव्य के साथ, प्रधानमंत्री जी के पंचप्रण के साथ आपको जोड़ते हुए उसी नागरिक कर्तव्य के साथ जोड़ने का आह्वान कर रही है। हम भी अपने दायित्व का निर्वहन करें। हर व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में है, जिस फील्ड में है, वह अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा तो स्वाभाविक रूप से हर एक क्षेत्र में हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे। एक छात्र है, अच्छा पढ़ाई करे, प्रयास करें, अपने पाठ्यक्रम को नियमित रूप से अध्ययन करें, अपनी पाठ्यक्रम के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों में भाग लें, देश और दुनिया की जानकारी भी लें। एक भाव उसके मन में आना चाहिए, आनो भद्रा करतो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान की धाराएं जहां से भी आ सकती है उसको लेने का प्रयास एक विद्यार्थी का धर्म होना चाहिए, यही उसका कर्तव्य है। एक युवा रोजगार के लिए जा रहा है, अगर कहीं भी उसको नौकरी या रोजगार मिलता है तो पूरी तन्मयता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उस कार्य को पूरा करे। एक शिक्षक अध्यापन के साथ तो जुड़ता है, लेकिन अपने अध्ययन के क्रम को बाधित भी न होने दे। समाज के जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति है वो अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाएगा, अपने आप ही भारत दुनिया की एक ताकत बनेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और आज देश के अंदर ये भाव पैदा हुआ है जिसमें हम सबका दायित्व राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम, हमारा मत या मजहब इसके बाद, हमारा परिवार उसके बाद, हमारा स्वयं का अधिकार उसके बाद, चौथे नंबर पर इसका नंबर आएगा।
लेकिन दुविधा कब आती है? जब हम अपने स्वयं के कर्तव्य को, स्वयं के अधिकार को सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं और राष्ट्र को सबसे बाद में प्राथमिकता देते हैं, तभी समस्या खड़ी होती है। इसलिए हमें इसको घुमाना पड़ेगा और उसको नागरिक कर्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ते हुए पहले राष्ट्र, फिर मत या मजहब, फिर उसके बाद परिवार और अंत में स्वयं के बारे में, यह बातों को अगर हम एक साथ मिलकर के कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो स्वाभाविक रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होने में देर नहीं लगेगी। और ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने जीवन पर्यंत अपना पूरा जीवन उन्होंने भारत और भारतीयता के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, भारत के परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए पूरा जीवन समर्पित किया था। और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यह विषय अत्यंत प्रासंगिक विषय था। इस अवसर पर मैं आयोजन समिति की ओर को धन्यवाद देता हूं और युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को, ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के पंच प्रण के संकल्प के साथ जुड़ करके विकसित भारत की, एक भारत श्रेष्ठ भारत के पथ का अनुसरण करते हुए 2047 के उनके संकल्प के साथ हर नागरिक जुड़ेगा, इस विश्वास के साथ इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।